And this is only due to your Yes, sir. love and affection that we are associated, and you would Yes. like to contribute Yes. as Yes. much Yes. I can. Very nice. Very Very nice. nice. I feel so happy to be connected with you. Done, sir. Saranjit, sir. Okay. Thank you, Prathamesh. Today we have a very distinguished speaker, Professor Dr. Iqbal Ahmed. He is the chairman of microbiology in the Agriculture University, AMU, Aligarh. He is a very knowledgeable person, and he has got so many publications which are highly cited in the literature. Today, he is going to speak to us in Urdu. And this is the first time we have an eminent person talking to us in Urdu. So I welcome Dr. Iqbal to start the talk. Thank you very much, sir, for very nice introduction. And first of all, before starting the lecture, I would like to thank Dr. Arvind Desmukh, sir, for associating me to the MBSI. And although he wanted much more active participation, but because of my engagement in other activities, it is not possible at that moment. But I will try to continue my input for the society. And I also thank Professor Swanjit Singh Saab, who is very, very close to me, and because of his involvement and his love and affection, I find some time to talk to you. But the most difficult part that I have given that opportunity with the condition that I will make presentation in Urdu. I have made presentation in English. So, but I will try to speak in between so that the new education policy agenda that to promote the regional languages and all that, that should also be uh, completed or initiated at least from this forum. So that is one thing I appreciate, that Professor Surajit Singh Saab has realized that the regional language should also be promoted. And this is again a very important component of new education policy. So first of all, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and good evening to all the participants and those who have joined this lecture. आज का हमारा जो ख़ास मौजू है जिस पे हम बात करेंगे वो है कि हमारे माहौलियात में यानी कि इन्वायरमेंट में जो माइक्रोब्स हैं, स्पेशली दोज विच आर पोटेंशियली पैथोजेनिक, जिनसे हमें बीमारी हो सकती है, और वो रेजिस्टेंस उनमें डेवलप हो चुका है, और बहुत सी हमारी जो दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जिसको हम यूज़ जिसको हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, वो फेलोर हो रही है. तो ये पहले जो स्टडीज़ का फोकस था, व्हेन आई वाज डूइंग पीएचडी, जब 1992 में मैं पीएचडी कर रहा था, उस वक्त मेरी पीएचडी का टॉपिक भी यही था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एंड विरुलेंस कंपेटिबिलिटी इन एस्चेरिचिया कोलाई. तो उस वक्त हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया था, साइंटिफिक कम्युनिटी ने, कि आने वाले दिनों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बड़ा थ्रेट हो सकता है, लिहाजा उस पर स्टडीज़ फोकस की जाए. लेकिन आज वो सिचुएशन आ गई है व्हेन देयर इज़ ए ग्लोबल कंसर्न. पूरे दुनिया में इस चीज़ को महसूस किया गया कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम और समस्या है जिसको वक्त रहते हुए सॉल्व किया जाए, वरना ये प्रॉब्लम इतना भयानक रूप ले लेगी कि फिर हम जो भी डिजीज़ कंट्रोल कर पा रहे हैं उनको मुश्किल हो जाएगा,
मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई हो जाएगी, और एंटीबायोटिक का सिर्फ इस्तेमाल, एंटीबायोटिक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिजीज़ के कंट्रोल में, सिर्फ वही नहीं इफेक्ट होगी, लेकिन उससे जो जुटी हुई चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, जैसे सर्जरी है, डायबिटीज़ है, और भी तरह की प्रॉब्लम है जिसमें सेकेंडरी एंड इन्फेक्शन के बड़े चांसेस होते हैं, उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो ये एक ग्लोबल लेवल पे एक प्रॉब्लम रियलाइज की गई है, और पूरी दुनिया में इस चीज़ से सेंसिटाइज किया गया लोगों को, और लोग काम कर रहे हैं। तो हम इसी मौजू पे, इसी टॉपिक पे आज हम ये बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, और ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स किस तरह से है। क्या इसको हम ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स माने, या हम इसको किस तरह से डील करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे टॉक में कुछ चीज़ें हमने जो लिस्ट की हैं, पहले हम बताना चाहेंगे कि भाई एंटीबायोटिक्स क्या हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं और सब लोग रोज़ उसको इस्तेमाल भी करते हैं अपने डेली लाइफ में डिजीज़ कंट्रोल में। फिर एएमआर क्या चीज़ है, और ये जो माइक्रोब्स हैं विच आर डेवलपिंग रेजिस्टेंस, जिनके अंदर ये रेजिस्टेंस की सलाहियत या इनकी जो प्रॉपर्टी आ रही है, तो ये किस तरह से रेजिस्ट हो जा रहे हैं डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के साइमल्टेनियसली, कई कई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे हो जा रहे हैं। आज हमारे क्लिनिकल स्टेज में क्या सिचुएशन है ड्रग रेजिस्टेंस की, और इन्वायरमेंट में इससे क्या रिलेशंस हैं, और किस तरह से ये ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स हो सकती है या पोटेंशियल ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स है। तो इस मौजू पे हम आपसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको कुछ चीज़ें बता पाएँ ऐसी जो कॉमन इंटरेस्ट की हो। तो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो इस चीज़ को बताती है कि जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, या टू सम एक्सटेंट वायरसेस भी मान लीजिए अगर इसमें, तो ये किस तरह से एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने की इनके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है, एंड दे आर एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। तो ये जो एबिलिटी है माइक्रोब्स की टू लिव एंड थ्राइव इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसी को हम एएमआर कहते हैं या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको याद है कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी 1928 में जब की गई, और अलेक्जेंडर साहब ने उस वक्त जब की, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, तो वो एक मैजिक बुलेट की तरह से इसको लिया गया, और काफ़ी सक्सेस हम उसको मिली डिजीज़ कंट्रोल करने में। लेकिन धीरे धीरे एंटीबायोटिक का यूज़ बढ़ता गया, और इस यूज़ के बढ़ने से, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होने से, माइक्रोब्स के ऊपर एक सिलेक्शन प्रेशर आया। माइक्रोब्स ने जो सेंसिटिव पॉपुलेशन थी वो किल हुई, बट दोज व्हिच कैन रेजिस्ट दे सर्वाइव एंड डेवलप एज ए रेजिस्टेंट फ्लोरा, एंड इनमें कुछ फेनोटाइपिक एडवांटेज मिली उनको, एंड साइमल्टेनियसली they also develop the resistance to almost all classes of antibiotics। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, how this has become possible, कि इसके बारे में हम देखें ज़रा। कि जो करंट सिनेरियो है वो आप एक नज़र डालते हैं अगर हम इस पे, तो WHO ने ये डिक्लेयर किया कि जो AMR है यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये दुनिया की 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स है। और इस रिसेंट जो स्टडीज अभी पब्लिश्ड हुई हैं 2022 में लैंसेट जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में आप देखें, तो इसमें यह कहा गया है कि एमआर वाज रिस्पांसिबल फॉर 1.27 मिलियन डेथ इन 219। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी इंटेंसिटी का, इसकी सिविरिटी का, कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सिमिलरली
more than 70% of the clinically relevant bacteria जो हमारे अंदर बीमारी पैदा करती है, उसमें से 70% से ज़्यादा पैथोजेंस, ये रिपोर्ट है CDC की, जिसमें ये बताया गया कि ये रेजिस्टेंट हो चुके हैं और इनको कंट्रोल करना एक चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। इसमें हम आपको बता दें कि कुछ हम जो 3 या 4 एंटीबायोटिक्स डिफरेंट क्लासेस की हैं, उसके अगेंस्ट अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है तो उनको हम MDR कहते हैं, बट इफ मोर देन दैट हम उसको XDR कहते हैं, और जो सभी का रेजिस्टेंट हो जाए उसे हम पैन ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपको है कि ये जो बैक्टीरिया हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसको WHO ने कैटेगराइज किया है कि जो ज़रा इम्पोर्टेंट हैं, जिन पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसमें जो ग्रुप है वो एंट्रोकोकस फेकैलिस है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस MRSA ग्रुप है, क्लेब्सिल्ला का येस बिल प्रोड्यूसिंग है, एसिडिनोबैक्टर, सीडोमोनास एंड इंट्रोबैक्टर। ये स्पेशल ग्रुप ऑफ MDR बैक्टीरिया हैं जिसपे हम लोगों को ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक एस्टिमेट के मुताबिक ये भी बताया गया कि अगर AMR को हमने चेक नहीं किया तो 2050 तक एक्सपेक्टेड है कि 10 मिलियन डेथ हो सकती है। तो ये पूरी दुनिया में जो लीडिंग साइंटिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO है, CDC है, इंडियन के हमारे ICMR है, सभी लोग इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि इस पे हम बहुत सीरियसली एक्ट करें, क्योंकि ये ग्लोबल थ्रेट हो चुका है क्लिनिकल। अब इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि हम जो ख़ास तवज्जो दे रहे हैं कि इन्वायरमेंटल AMR, यानी कि जो इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया हैं जो रेजिस्टेंट हो गए हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर एक्सपेक्टेड, वो किस तरह के हमें प्रॉब्लम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो AMR हैं ये कई तरह से हमें इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि ये आपके फूड प्रोडक्शन और फूड सेफ्टी के बड़े वो चैलेंज है। प्रोलॉन्ग इलनेस, इंक्रीज मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी में है। कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया कि जैसे मेडिकल प्रोसीजर में हो, ऑल दीज आर। अब मैं ये आपको थोड़ा सा बताऊं कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप कैसे करते हैं, खासकर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि किस तरह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप करता है अपने अंदर अगेंस्ट दिस एंटीबायोटिक्स। तो उसमें हमने बताया कि देखिए जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको नेचर ने दोनों चीज़ें दी, हाउ टू सर्वाइव एंड हाउ टू अडेप्ट। उनको सर्वाइवल कैसे रखना, अपना कैसे अपने को प्रोटेक्ट करना है, ये क्वालिटी या ये सलाहियत हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेचर ने दी है। तो बैक्टीरिया भी ये तमाम सलाहियतों के साथ जिंदा रहता है। वो ड्रग को कई तरह से इनएक्टिवेट कर सकता है। ड्रग जहाँ पे काम करती है जाकर, चाहे उसकी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कर रही हो, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट कर रही हो, या न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट कर रही हो, या एंजाइम कोई एक्शन को वो ब्लॉक कर रही हो, तो उसके अगेंस्ट वो एक मेथड डेवलप कर सकता है। या तो टारगेट वो मॉडिफाई कर लेता है, या तो हर बैक्टीरियल सेल के अंदर या लिविंग सेल के अंदर इफ्लक्स पम्प्स होते हैं। तो इफ्लक्स पम्प्स का काम ये होता है कि जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है या टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको सेल के बाहर करना। तो बहुत सारे इफ्लक्स पम्प बैक्टीरिया में ऐसे हैं जो एक्टिव हैं और विच आर आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द ड्रग। तो जो ड्रग उसके अंदर गई टॉक्सिक है अगर वो, तो उसको बड़ी इफेक्टिवली। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है, इस तरह से टारगेट बाईपास है। मान लीजिए किसी एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है ड्रग, और बैक्टीरिया ने उस रूट को छोड़कर दूसरा रूट ले लिया ताकि जो है वो उसके वो पर्टिकुलर जो सिंथेसिस है एंजाइम के ब्लॉक ना हो। एक चीज़ और हम बता दें कि बैक्टीरिया जो एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है वो एक अपने अलग स्टाइल से सरवाइव करता है, जिसे हम कहते हैं कि एडियर फॉर्म में। वो किसी न किसी सरफेस पे अटैच होकर रहना चाहता है, और वो अटैच हो के अपनी पॉपुलेशन वहाँ पर बड़ी ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में बना लेता है, और उसे हम बायोफिल्म कहते हैं। तो बायोफिल्म के अंदर बैक्टीरिया बहुत ही अपने को प्रोटेक्टेड फील करता है, उसमें ड्रग की एंट्री मुश्किल हो जाती है, और उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी उसका
EPS की वजह से वो मेंटेन रखता है. So they have also very important mechanism how to protect themselves in a stress environment. तो ये मैं कुछ चीज़ें बता रहा था कि जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप होता है. ये कुछ लिस्ट हैं जिसको आप देख रहे होंगे कि जैसे बहुत सारी एंटीबायोटिक हम लोग रोज सुनते हैं. पेनिसिलिन ग्रुप की है, बीटा लैक्टम ग्रुप जिसे हम कहते हैं, वेंकोमाइसिन है, फिर मिथिसिलिन तो उतना अभी नहीं जो हो रही है, लेकिन इजिथ्रोमाइसिन है, सिप्रोफ्लॉक्स है जो 4-क्विनोल ग्रुप का है, सिप्रोफ्लॉक्स, ऑफ्लॉक्स, नॉरफ्लॉक्स, ये सब जो है ड्रग इफेक्टिवली यूज हो रही है अभी, बट रेजिस्टेंस भी उसमें काफ़ी हद तक डिटेक्ट हो चुका है और उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे माइक्रोब्स इसको काफ़ी हद तक इनएक्टिवेट कर रहे हैं. अब इन्वायरमेंट में AMR जो बैक्टीरिया हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं, वो आते कहाँ से हैं और इन्वायरमेंट क्यों रिजर्वायर बन गया है इस तरह के बैक्टीरिया का? क्योंकि आप देखेंगे कि इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है, चाहे वो हॉस्पिटल वेस्ट वाटर से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से हो, सीवेज से हो, फर्टिलाइजेशन से हो, ऑर्गेनिक मैन्योर के एडिशन से हो, या डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट अल्टीमेटली हम इन्वायरमेंट में डिस्पोज करते हैं विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड केयरिंग, that leads to the entry of all sort of pathogens which is derived from either human or animals and other sources. तो ये कंटिन्यूस जो है, एक तो ये चीज हम ऐड कर रहे हैं कि खुद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उसमें जा रहे हैं, लेकिन आमतौर से देखा गया है कि बहुत सारे पैथोजन सॉइल में या वाटर में बहुत लंबा सर्वाइव नहीं करते जो पैथोजन है, बट मेनी सर्वाइव्स. एंड एट द सेम टाइम वी फाउंड दैट in addition to this, these waste also contribute into the addition of large number of pollutants and toxic substances like heavy metals है, organic pollutants हैं, PCBs हैं, PHAs हैं, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, अनयूज्ड मेडिसिन हैं, डिस्कार्डेड मटेरियल्स हैं. Ultimately all is adding into the pollution of the environment, and that pollution also selecting the environmental antimicrobial resistance in the populations. अब देखिए ये पॉपुलेशन में अगर बैक्टीरिया जो चाहे ना भी पैथोजन हो, अगर वो रेजिस्टेंट हो गए तो वो देखिए किस तरह से खतरा पैदा कर सकते. तो कॉज हमने बताया कि ये कॉज तो है अगर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है लेकिन उसमें म्यूटेशन हो गया, या उसने जीन एक्वायर कर ली रेजिस्टेंट, चाहे नेचुरल ऑर्गेनिज्म से चाहे पैथोजन से, थ्रू जीन एक्सचेंज मैकेनिज्म. जो आप जानते हैं जीन एक्सचेंज मैकेनिज्म बैक्टीरिया में है, आइदर कंजुगेशन है या ट्रांसडक्शन है या ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे बैक्टीरिया जो है वो जीन एक्वायर कर लेता है दूसरे प्रोड्यूसिंग से, और एक दूसरे को वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं इसी मैकेनिज्म में. सो देयर इज ए क्विक जीन डिसेमिनेशन विद इन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन. That is very very important aspect, how the gene resistant spread within the environment. देखिए इन्वायरमेंट से रिलेशन में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें. एक तो यह है कि हम खुद पैथोजेनिक एंड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे है कि हम केमिकल एंड एंटीबायोटिक्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, which actually selecting the resistance and resistance gene in the microbial population, and that resistance genes they are easily transmissible to the other pathogenic और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया. तो हम जितना इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे, हम जितना भी इन्वायरमेंट को डिफरेंट पोल्यूशन से उसको उसके हेल्थ को डिटोरिएट करेंगे, उतने डिफरेंट टाइप के जेनेटिक कॉम्बिनेशंस ऑफ द पैथोजन दे विल अराइज इन द इन्वायरमेंट. एंड व्हेन सच पैथोजन they will go back to the clinics, then they will create the very very important problem. अगर वो फिर क्लिनिक्स में पहुंच जाएंगे, मतलब कि जो ह्यूमन वाटर फूड एट द अलग सोर्सेज से अल्टीमेटली फिर वो पहुंच के इन्फेक्शन करेंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. तो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है. अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे कि यूटीआई के इन्फेक्शन के आते हैं क्लिनिक्स में, और they are resistant to almost all antibiotics. It is very difficult to control the persistent UTI infection जो करंट सिचुएशन चल रही है. तो इसी तरह से ये कहाँ से आ रहे हैं इतने ज़्यादा? तो क्लिनिक्स में तो डेवलप हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम
the environmental pathogens which again enter into the clinics, that will create much more problem. तो हमने ये क्यों कहा है कि ये सिलेक्शन हो रहा है, बहुत ये बड़ी स्टेब्लिश चीज़ है कि इवन आप देखेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और मेटल रेजिस्टेंट में बड़ा कोरिलेशन है। मेटल भी सिलेक्ट कर सकता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को, तो ये सब इंटर रिलेटेड है इसमें, और दैट क्रिएट्स मच प्रॉब्लम। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जीन ट्रांसफर कैसे होती है या जेनेटिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया में कैसे मेंटेन होती है। वो मैंने बताया कि दो ही तरीके हैं, एक तो या तो म्यूटेशन से या जीन एक्विजिशन से। तो ये दो प्रोसेस के थ्रू जो है बैक्टीरिया जो है बहुत सारे अपने कॉम्बिनेशंस बनाता है, जिससे वो डिफरेंट रेजिस्टेंट प्रोफाइल डेवलप करता है। अब एक डायग्राम आप देख के खुद समझ जाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टेप है जिसको अक्सर आप जानते ही हैं कि uptake of the naked DNA by the bacterial cells and leading to this recombination event and introduction of the new genes is possible. Similarly, वायरस के थ्रू भी जीन ट्रांसफर होता है जिसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं, मीन्स ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर विद द हेल्प ऑफ द वायरसेस। अब इसमें भी आप देखेंगे कि दो तरह के ट्रांसड्यूसिंग फास्ट पार्टिकल्स बनते हैं, एक हम कहते हैं जनरलाइज ट्रांसड्यूसिंग फास्ट, एक हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड। लेकिन सब इन दोनों में इन तीनों प्रोसेस में सबसे इफेक्टिव जो प्रोसेस है वो है थ्रू सेल टू सेल कांटेक्ट, दैट इज थ्रू कंजुगेशन। अब इस कंजुगेशन के थ्रू में आप देखेंगे कि नेचर ने बैक्टीरिया को एक एडिशनल डीएनए दिया है, एक उसका क्रोमोसोमल डीएनए है और एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑटोनोमस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, सिंगल बैक्टीरियल सेल के अंदर कई तरह के प्लाज्मिड हो सकती हैं। मान लीजिए एक फर्टिलिटी फैक्टर के लिए एफ प्लाज्मिड है, रेजिस्टेंट कोट करने के लिए रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, और भी इसी तरह से कॉल्सिन प्लाज्मिड है, चलवाई प्लाज्मिड है, डिफरेंट तरह के उस पर ट्रेड्स होते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये भी बिहेवियर इनका अलग अलग होता है। कुछ तो सेल्फ ट्रांसफरेबल होती हैं, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थ्रू कंजुगेशन ट्यूब वो एक कॉपी डोनेट कर देता है उसको। कुछ नॉन ट्रांसफरेबल होती हैं जो दूसरे से हेल्पिंग प्लाज्मिड से ट्रांसफर कर सकती हैं। सो दीज थ्री जो स्टेप्स हैं या जो प्रोसेस हैं जेनेटिक एक्सचेंज के इन बैक्टीरिया, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जीन डिसेमिनेशन, नॉट ओनली इन क्लिनिक्स बट ऑल्सो इन द इन्वायरमेंट। अभी हम लोगों ने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया कि भाई वेस्ट वाटर में हमने देखा जीन ट्रांसफर हो रहा है, बायोफिल्म मोड में हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बायोफिल्म में ज़्यादा है, एंड वी हैव पब्लिश्ड पेपर आल्सो ऑन दिस एस्पेक्ट। तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है। इन 19 समवेयर 90s में ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन CDRI अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर JNS यादव। एट दैट टाइम ही वाज वर्किंग एक्चुअली ऑन प्लाज्मिड बायोलॉजी। तो जीन ट्रांसफर उस वक्त भी कंजुगेशन जो है एनिमल इंटेस्टाइन में डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि भाई कंजुगेशन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि वो इंटेस्टाइन के अंदर भी हो सकता है। तो अब ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो चुकी है कि ये जो प्रोसेस हैं वे हर जगह यूनिफॉर्मली इफेक्टिव हैं और इससे बैक्टीरिया जो है अपना चेंज करता है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि प्लाज्मिड्स हैं, प्लाज्मिड के डिफरेंट टाइप्स हैं और किस तरह से ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया को हेल्प करती है। आपको जानने कि ये बड़ी हैरानी होगी कि ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, नॉट एसेंशियल, but under the special circumstances, under the stress or in the presence of the toxic substances or in the presence of antibiotics, they play very important role to protect the bacteria because they carry a large number of additional genes. तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इस डायग्राम में आप देखें कि किस तरह से जो है बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, इस पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी होती हैं और ये प्लाज्मिड it can transfer to another bacteria and help the other bacteria to become resistant, isn't it? तो आप इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंट के मैकेनिज्म है ग्राम बैक्टीरिया में। एक तो है जैसे कि आप बहुत पॉपुलर है कि पेनिसिलिनेसिस या बीटा लैक्टिमेसिस एक ब्रॉडर ग्रुप है, उसके सब ग्रुप बहुत सारे हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बीटा लैक्टम ड्रग को इनएक्टिवेट करते हैं, क्योंकि बीटा लैक्टम में आपने देखा होगा कि एक बीटा लैक्टम बॉन्ड होता है। If that bond is broken by this enzyme, the activity of the antibiotic is lost.
so it gets inactivated. तो ये बहुत ही कॉमन मैकेनिज्म है बैक्टीरिया की बीटा लैक्टम ड्रग के इनएक्टिवेट करने की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए कि आज की कीमोथेरेपी में बैक्टीरियल डिजीज मैनेजमेंट में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स सिर्फ हैं। एक को हम कहते हैं बीटा लैक्टम, दूसरे कहते हैं फ्लोरोक्विनोल। एक सिंथेटिक है और एक सेमी सिंथेटिक। बस यही हमारे पास सेफेस्ट एंड इफेक्टिव ड्रग बची है और इसके भी रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इनके कॉम्बिनेशन के भी रेजिस्टेंट आ रहे हैं। यू विल फाइंड दैट द रेजिस्टेंट ऑफ बैक्टीरिया to both beta lactam as well as a fluoroquinolone. So what is the option left? So its situation is very, very dangerous. So one has to take it very carefully, make use of antibiotics very carefully, and judicious use हमें करना चाहिए। एक इसमें देखिए, एक मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपको टर्म की बायोफिल्म क्या होती है। तो बैक्टीरिया मैंने बताया कि एनवायरनमेंट में या इवन मेनी क्लिनिकल कंडीशंस में दे आर नॉट living as a free floating cells, but they are trying to adhere on the surface and develop their matrix and their whole structure, very 3D dimensional structures, which is trapped in the polysaccharides. So वो बायोफिल्म स्टेट में भी रहते हैं, जिससे उनका रेजिस्टेंट पावर 1000 टाइम्स बढ़ जाता है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। और 80% ऑफ जो क्रॉनिक माइक्रोबियल ह्यूमन इन्फेक्शंस हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है कि किस तरह से हम जो है बायोफिल्म को स्टडी करें, चाहे वो इन्वायरमेंट में हो या वो क्लिनिक्स में हो, तो किस तरह से उसको हम एड्रेस कर सकते हैं so that we can understand the significance and importance of the environmental AMR. ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई हैं कि कहाँ कहाँ से जो है वो पाथवे है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ट्रांसफर होके विद इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट में जा सकते हैं, ह्यूमन टू एनिमल, एनिमल टू वेस्ट वाटर एंड ऑल दिस थिंग्स। So ultimately we find there is a cycle going on, isn't it? And if you pollute the environment, then again you will be the sufferer. So the main message is this. ये गवर्नमेंट नेशनल इंटरनेशनल एक ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम डेवलप हुआ 2015 में WHO ने, जिसमें यह हुआ कि भाई नेशनल बॉडी हो, इंटरनेशनल बॉडी हो, और हम एक सर्वाइलेंस स्टडी कंटिन्यूस हो रही है पूरी दुनिया में, ताकि हमें ये पैटर्न एक पता चल सके कि कौन कौन सी ड्रग का और किस किस लेवल का रेजिस्टेंट पैदा हो रहा है, सो दैट वी कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। इसी में एक कंसेप्ट आया वन हेल्थ अप्रोच का। वन हेल्थ अप्रोच का आया कि किस तरह से एमआर इससे लिंक्ड है। मैंने बताया था आपको कि वन हेल्थ अप्रोच में जो कंसेप्ट है वो यही है कि अगर आपका इन्वायरमेंट हेल्दी है, इन्वायरमेंट हेल्दी है, तो ये इन्वायरमेंट जो कंपोनेंट हैं उसमें सिर्फ ह्यूमन नहीं है बल्कि एनिमल है, सॉयल है, वाटर है, सारी चीज़ें हैं। अगर वो हेल्दी आपका इन्वायरमेंट है तभी आप हेल्दी रह पाएंगे फ्यूचर में। तो वन हेल्थ इज अ कोलैबोरेटिव मल्टी स्पेक्ट्रल एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, वर्किंग ऑन द लोकल, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो इन्वायरमेंट अगर हेल्दी है तो उसके सारे कंपोनेंट हेल्दी होंगे, तभी हम भी हेल्दी रह पाएंगे। So the human, animals and the environment constitute as one health to address the problem. हम लोग जो यहाँ पर अभी एक प्रोग्राम या जो इंडिया और यूके कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस 2020 से 2023 तक के प्रोजेक्ट 5 बड़ी टीमों को इंडिया में दिए गए और यूके से कोलैबोरेशन में, तो इंडिया के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं और यूके के हैं, वो मिल के बहुत सारे 5 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उस 5 प्रोजेक्ट में मेरा फॉर्चुनेटली इन्वॉल्वमेंट 2 प्रोजेक्ट में है, जिसमें एक का हम शॉर्ट में सिलेक्ट आर कहते हैं, जिसका एरिया जो है इन्वेस्टिगेशन ये पंजाब है कुछ एरिया में और राजस्थान में। रिस्फॉर्म का जो है वो हमारा बड्डी एरिया है मेनली, जहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं चंडीगढ़ की प्रोफेसर तन्नेजा मैम, और इस सेलेक्टार को कोऑर्डिनेट मैं कर रहा हूँ, जिसमें जो है हमारे आईटी दिल्ली है या CDRI है, जामिया है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और यूके की 2 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूके का एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बेस पे ये प्रोजेक्ट इंडिया में भी चल रहे हैं कि हम ये एनालाइज करें कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट है या जो फार्मा का जो वेस्ट जनरेट हो रहा है अदर वन वेस्ट वाटर के फॉर्म में या अदर फॉर्म में, जो अल्टीमेटली एनवायरमेंट में जा रहा है, तो to what level they are actually impacting the environment and local community and development of AMR. तो इस एस्पेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं and we hope that some good piece of information will come in future. So जैसे एक चीज़ को मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि जो हम लोग जो कंसेप्ट है वो यही है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वेस्ट, जबकि सभी ये क्लेम करते हैं कि वी आर जीरो डिस्चार्ज इंडस्ट्री। तो जीरो डिस्चार्ज इंडस्ट्री अगर हैं तो वेस्ट वाटर में फिर एंटीबायोटिक्स जो क्लोज हैं उनके कहाँ से आ रही हैं, और सीवेज के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें भी हैं। तो इसकी एक स्टडी कंप्लीट हमारा देराबस्सी एरिया में है एंड इधर जो है भिवाड़ी एरिया में वी आर वर्किंग ऑन दिस एस्पेक्ट हाउ टू do. So we are mainly linked with the culture based screening of ARB and ARG, and then identification of bacteria, amplification AMR genes and sequence analysis. दूसरी तरफ हम डिटेक्शन इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और किस कंसंट्रेशन में वो रिलीज हो रहे हैं, तो क्या वो कंसंट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है सिलेक्शन के लिए एएमआर के या नहीं, या किस हद तक है। तो इस बात पे हम लोग का अपना रिसर्च चल रहा है, जिस पे हम फ्यूचर में कुछ इनपुट दे सकते हैं। अब हमें क्या क्या स्कोप है, अभी इमीडिएट हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन स्टॉप, आई कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि भाई हम एंटीबायोटिक का जुडिशियस यूज़ करें, और जो वेस्ट वाटर है चाहे वो जहाँ से जनरेट हो रहा है इट इज़ मिक्स विथ सीवेज, चाहे इंडस्ट्री वेस्ट वाटर हो, हॉस्पिटल वेस्ट वाटर हो, सीवेज सिंपल हो, इसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल के ट्रीटमेंट के बाद भी वी मस्ट हैव सम सिस्टम टू कंट्रोल दी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन दिस पॉपुलेशन। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है, और पब्लिक है जो है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, हम लोगों को बताना चाहिए कि भाई देखिए आप पोल्यूशन मत करिए एनवायरनमेंट में, वाटर को पोल्यूट मत करिए इन सोर्सेज से, अल्टीमेटली दिस इज गोइंग, वी आर गोइंग टू पे एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू पे। सो ये चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन सो दैट वी कैन लिव ऑन दिस प्लैनेट in a sustainable manner. So recommendation to curb the AMR, just these are some points. People can help tackle resistance by using antibiotics when prescribed by doctor, then completing the entire prescription। या अक्सर हम लोगों की आदत होती है कि 2-3 डोज खा लिया और आराम मिल गया फिर छोड़ दिया। तो उससे क्या होता है, उससे क्या है कि बैक्टीरिया में दोबारा जो सारे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं उनकी किलिंग नहीं हो पाती है, and again they become more resistant. So we should never stop taking the medicine as per prescribed by the doctor. हेल्थ वर्कर्स एंड फार्मासिस्ट भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, इनहांसिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड ओनली प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग एंटीबायोटिक व्हेन दे आर ट्रूली नीडेड। आमतौर से जो है बड़े हम फौरन ही लास्ट जो हमारे चॉइस एंटीबायोटिक इस पे आ जाते हैं। पॉलिसी मेकर को भी हमें देखना चाहिए कि किस तरह से हम पॉलिसी बनाएं तो वो इम्प्लीमेंट हो सके। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना इस डाइवर्स हमारे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है और सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए किस तरह से हम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प कर सकते हैं। And the take-home message of this talk is the improper and managed use of antibiotics and release of contaminants in the environment has led to the spread of antimicrobial resistance across different settings and significantly increase the incidence of antimicrobial resistance. तो ये हम जान रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, तो therefore we should think over it, how to make awareness to the public, to the society, and create awareness on this AMR issues. And because this AMR needs immediate attention from scientists, from the health related bodies, government organization, general public, and all these things.
because it seems that it is not going to affect because we are having some medicine still it is working. But the scenario is that discovery of new drugs is become very difficult task due to many reasons. And in the last 10 years, we have not developed more required new drugs with new mode of action. So हमें जो हमारे पास है चीज़ें उसको हमें संभाल के रखनी है और उसका जुडिशियस यूज होना है और अल्टीमेटली हमें इन्वायरमेंट के पोल्यूशन से हमको बचाना है लोगों को और खुद को बचना है. जैसे ये मैं एक साइट दे रहा जहाँ हम भिवाड़ी में विजिट किए डिफरेंट साइट्स पे. ये हमारे साथ में जो है जामिया मिलिया के प्रोफेसर हैं, ये जो आईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं, एंड दीज आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. तो हम फ्रीक्वेंट विजिट करके उन साइट्स पे जाके सैंपल ला के उसकी स्टडी करते हैं. और उसी के साथ साथ हम लोग चूंकि एकेडमिक से जुटे हुए हैं तो हम कुछ इसके बारे में भी लिखते रहते हैं. जैसा मैंने आपको बताया कि आई एम वर्किंग ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सिंस 1992. अब इधर चूंकि प्रॉब्लम दूसरी तरह की जनरेट हो गई, सो वी हैव अगेन स्टार्टेड द वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट. So these are some of the publications on books which I have published in the larger interest of the student, because most of the contribution made by the students on the how the antibacterial drug discovery to combat MDR क्या होना चाहिए, new strategies combating bacterial infections. ये हमने काफ़ी पहले से इसको प्रमोट करना शुरू किया है 2008 से, और कि भाई इस पे लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और लोगों को बताया है कि भाई ठीक है वो जो चल रहा है वो तो सही है, लेकिन हम थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होके एक विजन के साथ हम प्रॉब्लम को रियलाइज करें और उस पर कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है. सो दीज आर सम माई पब्लिकेशंस related to this AMR. Recently, some of this work published by one of my PhD students on the environmental resistance and drivers of potential health threat to public health. This again review got a good response, a good number of citation also. Then because I am also associated with the work on the natural products and how these natural products can be used for controlling the AMR as an alternative drug. So उसमें भी हमने कुछ publication यहाँ पे slide में बच्चों ने सेट कर दिए हैं आपको देखने के लिए. And with this all, I thank you very much for giving this opportunity. और ये मुझे मौका आपने दिया कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं, और inshallah in future also I will try to speak on more specific topics. And this is a very general topic and related to public also, because this is a problem which affect all, whether we are poor or we are rich, no matter, it affect the all, and it affect the human, animal as well as environment. Thank you very much. Thank you, Professor Iqbal Ahmed. आपने excellent talk दी है. Very good talk. We are so happy to hear you in pure Urdu. And you explained very well. You know, the main thing is you explained very well. And everything is crystal clear to me, at least. And you mentioned about the importance of antibiotics, because otherwise, in 2050, many people will die. So we must strive, we must struggle to get new antibiotics which are not drug resistant, so that we save millions of lives around the world. So this was an excellent topic. Now, anybody can ask any question. Dr. Haq, I can see you. You can ask some question, discuss. आपका ना माइक म्यूट है, माइक को ऑन करिए. Hello. Yes. Yeah. Hope I am audible now. Yes, you are audible very much. Yeah. I must congratulate you for this wonderful talk. I think and it was in a way it was in Hindustani. That it was a mix of Yes. Hindi, Urdu, and Angrezi.
I think that's the most helpful to the common audience, because if Right. we talk in terms of science and but in a very detailed, so that very soon the people lose their interest. But from the beginning till the ending, everybody was glued to the screen and listening to Yes. you. It's a very wonderful talk, I think. And this kind of talk is very important to disseminate in the public, because if we only the scientists talk about these things, understand about things, they could not realize. So this after this COVID-19, it has become very easy to introduce the microorganisms and their effects, how they can, what they can do, and because everybody has experienced these things, that how this small virus can do, and if these man so many bacteria which are all around us and that cause day-to-day life we are fighting, and if they become uncontrollable, what they can do. I think the wealth of stock was very much in this direction, and which was a wonderful talk. Yes. So, This yeah, will be recorded on YouTube, and this yeah, will go to about 30,000 people around the world. sure, So yeah, many people will appreciate the Urdu. Actually, yeah. I also wanted to talk Punjabi with him, but I resisted. I wanted to talk Punjabi with him. Mhm. So, any other question by anybody? Dr. Sunil Kumar? Sir. Thank you, sir. My voice audible, sir? Yes, yes. Had like 20 work, like 20 one for antibiotics, one new drugs, that present in this. What strategy can follow? Sunil, your voice is not clear. Sunil, you are driving, so your voice is not clear. We'll come back to you. We'll come back to you again. Sajid, Mohammed Sajid. Hello, sir. Hello, hello. How are you? Sajid. I'm fine, sir. Very good. So it was a wonderful talk It was by Dr. very Iqbal. interesting talk. And actually, recently I'm working on various microbiomes in a human, like gut microbiome and oral microbiome. And through NGS, I find that there are several antibiotic resistant genes are present in these microbes. So my question is how to tackle these problems, because the commensal microbes are really needed for us. They are very beneficial for us. So they must not have antibiotic resistant genes. So to overcome this problem, what strategies we can implement? Very, very good question from Dr. Sajid, that bacteria which are commensals also or non-pathogenic also, they also harbors the resistance genes. So how to tackle this problem? The one thing is that resistant genes is not a new gene, because when the penicillin was discovered, before that the resistant genes were there. Because the natural producer of the antibiotics lives in the nature, like streptomycin. They produces the antibiotic naturally. So bacterial genes which are resistant to antibiotics, they exist in nature, and they are not problematic unless until they are coming on a plasmid and reaching to the pathogenic ones. Unless until they are chromosome, there is no problem. Because in 1989, when the fluoroquinolone drugs were introduced very effectively, and at that time Kaurkalin in Germany, he reported that there are certain plasmin mediated resistance he observed, but people do not believe that, because people thought that these are the synthetic one and the genes may not be present on plasmid. But after few years, it has been found that yes, the resistant genes was become possible on many bacterial plasmids, and within no time, these resistant genes has been
disseminated within the microbial population, especially in the pathogen. And now we are finding the correlations that the beta-lactam resistant genes and fluoroquinolone resistant genes both can reside on the same plasmid in E. coli in many clinical cases. So resistant genes in commensal is not problematic unless until it is shifted to the plasmid, and then it goes to the pathogen. Yes, you're right. So the role of plasmid is very, very important. Yes. It is a specialized function. So Thank in you, case sir. of degradation of toxic compounds, But I can request Dr. Sajid that when he perform the sequence-based analysis, so is it possible to make assessment separately for the genomic DNA and plasmid DNA, and then analyze that what type of the resistant genes are actually contributed by the chromosome as well as by the plasmid? So that will again give more insight that which genes are potentially are likely to be transferred more quickly to the pathogens. Yes, sir. So Through whole we can metagenome. approach. yes, Sajid, bolo. Yes, sir. Yes, please. Through whole metagenome sequencing, we are identifying the antibiotic resistant genes on plasmid DNA also. So, Yes, yes, that is important. That is important. That but what type of. your answer is very well. The plasmid DNA is very important Right, for right, transfer of antibiotic resistant genes. right. It's a very correct answer, Correct. and it's very nice to see both of you all together again. Really, and even you, we are Thank you very so much. happy to see you, Sajid. we will we will try to connect Thank you. Sajid in more meetings. Dr. Iqbal, Thank I you, will sir. request Mohammed Sajid to give us a talk on microbiome very Yes, soon. yes, that is very important. He'll give That a is talk on Yeah, microbiome. yes, sir. Even I will give a detail about tools how to analyze those data also. yes, yes, that Very is good. very important because Yes, most of the students are struggling yes, and sir. they are approaching only through their hiring agencies how to do this, how to do that, and they Yes. are also making fool by taking Yes, money sir. and not doing Yeah. proper. So Sajid, very soon I will invite you Help, then it to will be give us. very Definitely, sir. Definitely, sir. Yeah. Sure. So any more questions? Any student like Sarah Ahmed Khan? Sarah, Yes, sir. you can ask something to Dr. Iqbal. Um, sir, I think everything is clear to me. Okay. And Actually, sir, she so has contributed in the PPT presentation. Everything is clear to Sarah. Yeah, I know that. That's why I called her. Very good, very good. thank you, sir. So, any other person? Sunil, can you talk now? Sunil? Voice is audible now. Yes, something is clear. Bolo. I think he is driving. So, Yes, sir. Yes, sir. I hope now our voice is clear. Yes, sir. yes. Your all presentation was very impressive and very good because every line and every whatever you explained is very good. Yes. Thank you, Sunil. Thank you. If you do not have any more questions, then I think we can conclude the session. Yes, So, please. डॉक्टर इकबाल अहमद, हम बहुत ग्रेटफुल हैं भाई, आपने इतनी अच्छी टॉक दी। अब मेरा दिल लास्ट खुश में हो आप गया, भी छोड़ सकते हैं। मेरा ना दिल खुश हो गया है। और जी जी आपने इतना अच्छा समझाया है कि सब समझ आ गया हमको। हाँ, तो इसको हम कहते हैं बल्ले बल्ले, पंजाबी में कहते हैं बल्ले बल्ले। हाँ, सो थैंक यू सो मच once again for giving us an excellent talk. Thank you, Dr. Ahmed. thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Bye.